Today we will study classical physics and its failure. So in classical physics, basically classical physics refers to the pre-1900 physics is based on the Newton's law of motion. तो क्लासिकल फिजिक्स जो है ये 1900 से पहले वाला जो फिजिक्स था उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉ जो है उसका यूज़ होता है, उससे रिलेटेड हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो होता है। लेकिन जब हम इसको बोल सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई मान लीजिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं अर्थ हो गया, या फिर जिसको हम जो विजिबल है ना, तो उसको जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसका कुछ भी हो, चाहे उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कुछ भी हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैविंग प्रिसाइज वैल्यूज ऑफ पोजीशन, मोमेंटम एंड अदर रिलेटेड फिजिकल पैरामीटर्स। Next, Newtonian mechanics, thermodynamics and Maxwell theory of electromagnetism belong to the realm of क्लासिकल फिजिक्स। तो जो भी न्यूटन से रिलेटेड जो भी लॉज बने, उससे इर्द गिर्द जितने भी फिजिक्स का निर्माण हुआ वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हुआ, फिर थर्मोडायनेमिक्स हुआ, उसके बाद इसी तरीके से मैक्सवेल का जो थ्योरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड, तो ये सब जो है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। तो it treats the particle and wave concept entirely independent of each other and throw no light on the wave particle duality। और ये जो है पार्टिकल को और वेव को दोनों को अलग अलग कंसेप्ट से देखा क्लासिकल फिजिक्स में, और इसको एक अलग मतलब पार्टिकल बिहेवियर को अलग माना और वेव बिहेवियर को अलग माना। ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। इसके बाद था, तो उस समय क्या पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो पार्टिकल जैसे बोला गया कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल इज ए डिस्क्रीट आइडेंटिटी हैविंग डिफिनिट पोजीशन एंड मोमेंटम। तो कोई भी पार्टिकल जो है, तो पार्टिकल का एक निश्चित पोजीशन और मोमेंटम होता है, ये कहा गया। और जो भी पार्टिकल का मोशन है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और जो जो भी पार्टिकल था उसका जो मोशन था उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से उसको हम लोग एक्सप्लेन किए। तो वो सब हम लोग का मतलब क्लासिकल फिजिक्स था। तो इसमें कुछ लॉज भी, जैसे कंजर्वेशन का, है ना, और कुछ कुछ जैसे मान लेते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में क्या बोला गया, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें ये कहा था, शॉर्ट में ही है, कि इफ द टोटल फोर्स एफ इज जीरो, अगर मान लेते हैं कि फोर्स अगर जीरो हो, तो उस समय क्या होगा, हम लोग का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। यहाँ पर p जो है, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है। p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज पार्टिकल मूविंग and that particle has certain mass, so mass into velocity, that is a linear momentum। तो rate of change of linear momentum is equal to जीरो। कब, जब फोर्स जीरो होगा उस केस में। ठीक है, और सेकंड था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें ये कहा गया कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क जो है ना, वो नहीं लगे, बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगे, तो वहाँ पर हम लोग का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। यानी कि हम लोग उसको n इज इक्वल टू, अगर जीरो बोल रहे हैं तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये dl l जो है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो l क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व। तो जो भी होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को अगर हम ऐड करें तो हम देखेंगे कि वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं।
उसके बाद है वेव कंसेप्ट। वेव कंसेप्ट में कहा गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा गया कि वेव इज अ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड कैरीज एनर्जी विथ इट। तो ये कहा गया कि जो वेव होता है ये एक केवल डिस्टरबेंस है, ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है और ये अपने साथ में एनर्जी को लेके जाता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, साउंड वेव है, वाटर वेव है, तो ये इसके बारे में, वेब के बारे में ये कहा गया। और उसके बाद इट इज अ फिजिकल एंटिटी विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इन स्पेस। तो और ये भी कहा गया कि ये एक फिजिकल एंटिटी है जो कि मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक स्पेस में जा सकता है। इसके बाद जो है इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स तब तक तो सही था उस समय तक, तो आखिर क्या हो गया इसमें कि इसको हम लोग बोले कि ये अब क्लासिकल फिजिक्स यहाँ से फेलियर हो गया। तो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन्ड a wide range of phenomena in the universe at macroscopic scale, but it failed to explain the phenomena on the atomic and subatomic levels। तो जैसे बात करते हैं कि जब ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी बहुत बड़े, चाहे वो स्टार हो गया, उसके बाद कोई जैसे मान लेते हैं अर्थ हो गया, मून हो गया, ठीक है, जो भी ग्रह थे, है ना, इन सब के बारे में जो भी मासिक बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में जब हम लोग वहाँ पर न्यूटन्स लॉ को हम लोग लगाते थे तो वो हम लोग का वो वहाँ वो फिट बैठता था। लेकिन जब हम लोग सब एटॉमिक लेवल या एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के बारे में जब हम लोग वहाँ देखे तो वो जो है हम लोग का वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो वहाँ काम नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं अगर लाइट की स्पीड का बात करें तो वहाँ पर भी ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र में ये जो है फेल हो गया। तो देयर आर फ्यू फिनोमिना विच रिमेन अनएक्सप्लेन बाय द क्लासिकल फिजिक्स। तो कुछ घटनाएं जो है ये क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा इसको नहीं मतलब समझाया जा सका, जिसमें कि एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा था क्वांटम स्कैटरिंग और उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। तो ये सब जो है इन सब के बारे में सिर्फ ये कहा गया कि इस तरह से इसका थ्योरी दिया गया, लेकिन जब बात हुआ कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन का तो क्लासिकल फिजिक्स के पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट ये सब का हम अलग अलग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम स्कैटरिंग और स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स, ये सब का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।